बीएमसी व दूसरे स्थानीय निकाय चुनावों की सुगबुगाहट के बीच महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां पिछले 2 दिनों से ईएमवी यानी महाविकास आघाड़ी के नेताओं, खासकर कांग्रेस, शिवसेना, युवटा और दूसरे जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने चुनाव आयोग जो राज्य के हैं और केंद्र सरकार के जो चुनाव अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की और इस बीच जो है उन्होंने नया मुद्दा एक तरीके से उछाला कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और दूसरी जो मांग थी कि वीवीपैट जो है ईवीएम मशीन में लगाई जाए। इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम जी। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पार्टी और खुद इनकी क्या राय है। सर, स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कहेंगे इस पूरी मीटिंग को लेकर? देखिए, महाविकास आघाड़ी का जो शिष्टमंडल या प्रतिनिधिमंडल जो डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर में और चुनाव अधिकारी के दफ्तर में गया, उसने जो मांग की है वो मांग महत्वपूर्ण है। मतदाता सूचियां एकदम पूरी तरह से ठीक ठाक हैं, सैक्रोसैंट है, मैं ऐसा नहीं मानता। वोटरों के रजिस्ट्रेशन के समय मतदाता सूची में बहुत सारी गलतियां रह जाती है, जो कि कंप्यूटर का मिस्टेक होता है, और ऐसी मिस्टेक अगर किसी को सामने दिखती है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। लेकिन यह कहना है कि मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पे गलतियां हैं और जब तक इन गलतियों को दुरुस्त नहीं करते तब तक 6 महीने के लिए चुनाव टाल दीजिए, मतलब साफ है कि आप चुनाव हारने से डर गए। मतलब यह है कि विरोधी पक्ष को समझ में आ गया है कि महाराष्ट्र में जो महायुति की सरकार चल रही है उस सरकार का कामकाज बहुत उम्दा है, और उस सरकार की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और मेरी पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी और श्री अजित दादा पवार जी, उनके नेतृत्व में जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है उससे लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, और जन कल्याण की और जन उपयोग की और जन सामान्य के लिए जो योजनाएं हैं वो योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। तो ऐसे में उनको समझ में आ गया कि महायुति एक बार पुनः विधानसभा चुनाव की तरह बड़े पैमाने पर जीत सकती है, इसलिए 6 महीना टालने के लिए उन्होंने मतदाता सूचियों को सामने रखा। अगर ये मतदाता सूचियां जुलाई महीने में रिलीज हुई थी और जुलाई महीने से लेकर आज अक्टूबर है, अगर क्या सचमुच अगर आपने इन मतदाता सूचियों का कोई अध्ययन किया, उसकी कोई जांच की है, तो उसकी रिपोर्ट है कि आपको पता है 9.5 करोड़ वोटर है, 9.5 करोड़ वोटर को आपने चेक किया है क्या? और लगभग 1 लाख के आसपास बूथ है, यानी उतनी यादियां होती हैं, आपने सबको चेक किया है क्या? एक, अगर चेक किया तो रिपोर्ट कहां है? दूसरी बात, ऐसा कुछ नहीं हुआ उनकी तरफ से, रैंडमली कुछ नाम में गड़बड़ उनको दिखा होगा, जो कि हमको भी दिख जाता है। तो अगर ऐसी कोई शिकायत आपके पास है तो चुनाव आयोग को लिखित शिकायत करिए, और चुनाव आयोग आपकी शिकायत के आधार पर एक्शन लेने के लिए वैधानिक तौर पर मजबूर है, उसको करना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको, वो आपको मना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस आधार पर पूरे चुनाव को टाल दिया जाए, जो चुनाव लगभग 7 साल से 6 साल से 5 साल 5 से लेकर 7 साल से लगातार ये चुनाव टल रहे हैं, आखिर पंचायती राज की व्यवस्था को कब तक टालेंगे आप? और ये जो चुनाव हो रहे हैं, हमने फैसला नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जनवरी से पहले सारे चुनाव कंप्लीट कराने हैं, ऐसा दिख रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और आरोप लगा कि राज्य और केंद्र का जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनमें आपस में जो है सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे पर जो है आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ। महाबेवकूफ टाइप के लोग हैं वो। ऐसा होता है कि जो स्थानीय जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं उसको राज्य की जो निवडणूक की यंत्रणा होती है, राज्य की जो चुनाव मशीनरी होती है वो ऑर्गेनाइज करती है, और जो मतदाता सूचियों का जो रजिस्ट्रेशन का काम होता है उसका इंचार्ज राज्य का चुनाव आयोग होता है, जो सीधे मुख्य चुनाव आयोग के अंदर काम करता है। ये काम बटे हुए अपने देश में, इतने बड़े देश में सारे काम अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभागों के पास बटे हुए, और ऐसे में कहा जाए कि ये दोनों एक क्या इनके बीच कोई सामंजस्य नहीं है, ये सब महा बकवास है। आप अपना चुनाव हारने के डर से कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी वोटर लिस्ट को दोष देते हैं, अब चुनाव आयोग और मुख्य निवडणूक अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी के बीच कोई सामंजस्य, उसको दोष दे रहे हैं, कभी वीवीपैट को दोष देते हैं, कभी ईवीएम को दोष देते हैं। आज वीवीपैट था तो भी हारे थे, बोले वीवीपैट सही नहीं था, अब वीवीपैट नहीं है तो भी बोल रहे हैं कि वीवीपैट लेके आओ तो चुनाव कराओ। तो यह एक ढकोसला है। इसके बजाय मैं इनको सुझाव दूंगा कि आप सही नीति बना करके, महज विरोध के लिए विरोध करने की नीति से तौबा करके आप लोगों के बीच जाइए, जन सामान्य से जुड़िए और सकारात्मक प्रचार करके अपने वोट बढ़ाइए। निश्चित तौर पर आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन ऐसी हरकत करके चुनाव कभी नहीं जीत सकते।
ठाकरे की एंट्री एमवीए में आप कैसे देखते हैं? क्या एंट्री से जो वोटों का बंटवारा था मराठी भाषी का वो इनके पास एकत्र हो जाएगा? तो उनकी एंट्री को लेकर जैसा मीटिंग में भी देखा गया कि वो इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई भी कर रहे थे। सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या मनसे को महाविकास आघाड़ी में एंट्री दे दी गई है? और यह सवाल मेरा कांग्रेस से है कि जिस मनसे ने और मनसे के गुंडों ने पूरे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय लोगों पे हमले किए, बिहारी छात्रों की जान ली, जो यूपी और बिहार के जो मजदूर थे उनको मार मार के यहां से भगाया, जो फेरी वाले थे, ऑटो वाले थे, टैक्सी वाले थे, उनके धंधे चौपट किए, हिंसा भड़काई, नफरत फैलाई, जहर फैलाया। क्या कांग्रेस मनसे के इस प्रकार की हरकतों से सहमत है? और अगर सहमत है तो बिहार में जाके कैसे वोट मांगेगी, किस मुंह से वोट मांगेगी? जिस मनसे वाले ने बिहारी लोगों की जान ली, यहां पर बिहार के पवित्रतम त्योहार छठ पूजा को ड्रामा बताया, उसके खिलाफ अभियान चलाया, उस मनसे के साथ हाथ मिलाने के बाद कांग्रेस पार्टी बिहार में जाके किस मुंह से वोट मांगेगी, हमारा सवाल है। तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि उसकी भूमिका क्या है। हमें यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि जब तक बिहार के चुनाव नहीं हो जाते तब तक के लिए एमवीए में मनसे की एंट्री को औपचारिक रूप से अधिकृत तौर पर घोषित मत करिए। यह तो धोखा है, यह बिहार के लोगों के साथ दगाबाजी है। और कांग्रेस वाले इस प्रकार की दोगलापंथी के लिए कुख्यात है। वो हमेशा ऐसी दोगलापंथी करते हैं, यहां कुछ वहां कुछ। एक और चीज कही जा रही है कि बीएमसी चुनाव और खासकर थाने महानगर पालिका का जो चुनाव होने वाला है, राज ठाकरे के एमवीए में आने से ये आप वाला जो गुट है इसको तगड़ी चुनौती मिलेगी, जो है कड़ी टक्कर मिलेगी, क्योंकि मराठी भाषिक जो है का बड़ा तबका उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ। ये एक शेख चिल्ली का ख्वाब है। ये कोशिश ये है कि दोनों भाई साथ में जाएंगे तो मराठी वोट पोलराइज हो जाएगा। दोनों भाई अलग अलग थे तो उनका पिछले 20 वर्षों में क्या क्या हुआ, जरा इसका ध्यान दीजिए। इनका कोर वोट तो मराठी वोट ही है। उद्धव ठाकरे 20 आमदार पे आ गए। मनसे जब से स्थापित हुए तब से मराठी भाषिकों के लिए दंगा फसाद कर रही, मराठी भाषिकों के नाम पर गरीब उत्तर भारतीयों को सता रही। लेकिन इनका वोट 6%, 7% घटते घटते 1.5% हो गया। मतलब मराठी भाषिक समाज आपकी इस हिंसक प्रवृत्ति का सम्मान नहीं करती है, नहीं करता है। मराठी भाषिक समाज उद्धव ठाकरे द्वारा बाला साहब के हिंदुत्व के विचार से गद्दारी करने को स्वीकार नहीं किया, यही वजह कि उनका पतन हुआ। तो अब जब मराठी समाज ने पिछले 15-20 वर्षों में आपको रिजेक्ट किया, तब साथ में आ जाएंगे तो बहुत जय जय हो जाएगा, वाहवाही हो जाएगी। अगर ऐसा होना होता तो बेस्ट की क्रेडिट सोसाइटी का भी चुनाव था। वो चुनाव छोटा था, बड़ा चुनाव नहीं था, लेकिन वो एक सैंपल सर्वे, उसमें 15,000 वोटर थे और लगभग सारे के सारे मराठी भाषिक थे। 14,000 लोगों ने वोट डाले, 21 सीटों पे चुनाव हुए। हर सीट पे उबाठा ने, मनसे ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, बावजूद इसके उनका एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। मतलब 14 के 14,000 मराठी भाषिकों ने आपको रिजेक्ट किया। तो इसी का समझ सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आज मुंबई और महाराष्ट्र के मराठी भाषिकों को सबसे ज्यादा आस्था और श्रद्धा किसी मराठी नेता में है तो वो श्री एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे एक नए ब्रांड है। वो जो बार बार ठाकरे ब्रांड करते हैं ना, जब तक बाला साहब थे तब तक ठाकरे ब्रांड था। बाला साहब के जाने के बाद आज अगर कोई मजबूत मराठी भाषिकों का ब्रांड है तो एकनाथ शिंदे ब्रांड है। उसमें लोगों की आस्था, और इसलिए हमारे खिलाफ जितना गठबंधन करना है कर लें, शिंदे जी के कामकाज की वजह से मराठी भाषिकों का वोट शिवसेना और बीजेपी को बड़े पैमाने पर मिलेगा। एक सवाल मेरा पवन सिंह को लेकर है कि जब से पवन सिंह ने जेपी नड्डा जी से, अमित शाह जी से मुलाकात की और उसके बाद से ही उनकी बीवी को सामने खड़ा किया गया, उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए और फिर कई दूसरी जो पार्टियां हैं वो टिकट भी ऑफर कर रही हैं ज्योति सिंह को, और इधर जो है पवन सिंह ने ऐलान कर दिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसके पीछे क्या आप मानते हैं? क्या मतलब उनकी बीवी को सामने लाना, क्या इसमें विपक्ष का कुछ रोल हो सकता है? मुझे ये सब पवन सिंह के निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है और मुझे इस पर बहुत ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। उनकी बीवी को कोई लेकर आया, वो खुद आई, उसके पीछे कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, मेरा इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है और इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।
लेकिन निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को अपने अपने चॉइस के हिसाब से चुनाव लड़ने का अधिकार है। निश्चित तौर पर जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो अपनी निजी जिंदगी को शुद्ध अच्छे ढंग से मेंटेन करें, इसका ख्याल रखना चाहिए। लाडकी बहन को लेकर एक सवाल है कि तमाम तरह के उसे लेकर जो है टारगेट की जाए, तो छगन भुजबल जी ने कहा कि सरकार के पास जो है फंड की कमी हो सकती है इस तरह की योजनाओं को आगे लागू करने के लिए, तो आपका क्या मत है? क्या आने वाले पहली बात तो यह है कि लाडकी बहन योजना कतई बंद नहीं हो रही है, यह एक प्रकार का दुष्प्रचार। दूसरी बात, जब आप बड़ी लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू करते हैं तो उसके लिए बड़े फंड की आवश्यकता होती है। तो जो एग्जिस्टिंग योजनाएं होती हैं उनके एलोकेशन के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेन आता है, तो उस स्ट्रेन की वजह से कई बार लोग फ्रस्ट्रेट होकर अपनी ऐसी बातें करते रहते हैं। लेकिन जो योजनाएं चल रही हैं वो भी चलेंगी, और जो नई योजनाएं हमने लोक कल्याण के लिए बनाई है उन योजनाओं के लिए भी फंड का इस्तेमाल हो जाएगा, फंड की कमी नहीं है। एक आखिरी सवाल सर मेरा यह है कि राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी वाला मुद्दा उठाया है तब से वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम आएगा, हाइड्रोजन बम आएगा। दिवाली भी आने को है, तो अभी हाइड्रोजन बम को लेकर क्या करें, अभी तक कुछ पता नहीं। उन्होंने जब जब बोला कि मैं बम फोड़ने वाला हूं तब तब वो सुतली बम साबित हुआ, इसलिए कि वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मतदाता सूचियों में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों के पीछे किसी का मानस है, किसी का दिमाग है, जानबूझ के किया गया है, यह सोचना भी बेवकूफी है। यह कंप्यूटराइजेशन के समय एक मिस्टेक होता है जिसको चेक करते करते सबके पसीने छूट जाते हैं। तो बेहतर है कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, या हमारी पार्टी हो या बीजेपी हो, इस तरह की गलतियों को चेक करे, उनको दुरुस्त करे। और चुनाव आयोग ने हमेशा दोनों हाथ खोल के कहा कि कुछ कमियां बताइए, हम उसको दुरुस्त करने के लिए तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज, मुंबई।